तो प्रॉब्लम का मूल कहाँ है, सोर्स क्या है? कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्स वाई जेड, कॉन्फ्लिक्ट होता है सर दिमाग माइंड। हम उससे कैसे डील करते हैं? नहीं, सोर्स डील तो बाद में, पहले उसका कहाँ से जनरेट होता है, क्या है? इम्पल्स या माइंड हमारी थिंकिंग पैटर्न। दो चीज़ अलग है, उसको समझना जरूरी है। एक है ब्रेन और एक है माइंड। ब्रेन क्या है? दिमाग ये ठोस चीज़ दिमागी ठोस चीज़ है ना? हमारे अंदर फिजिकल ब्रेन जो ठोस है, और वो क्या काम करता है? विचार प्रक्रिया, विचारों को हमेशा बनाने का काम करता है। और किसके सपोर्ट से वो विचार बनाता है? चित्त। चित्त और चित्ती। चित्ती समझते हैं ना? पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति फैली है, जो सर्जन भी करती है, पालन पोषण भी करती है और विसर्जन भी करती है, वो शक्ति का नाम है चित्ती। तावड़िया जी इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, बराबर? तो वो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है, जिसको योग सूत्र के अंदर चित्ती कहा है। उससे ये सब बना हुआ है, और हमारे अंदर हर क्षण वो आती रहती है। तो ये कैसा है कि एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के अंदर पूरा डेटा है, मेमोरी है कंप्यूटर की, पूरा डेटा है। पर जब तक इसको सप्लाई नहीं देंगे तब तक वो चालू नहीं होगा। तो ब्रेन है वो हमारा कंप्यूटर है, डेटा सब पड़ा हुआ, मेमोरी सब है, जन्मों जन्म की भी मेमोरी है। इसको सप्लाई कैसे देना है? सप्लाई कौन देता है? चित्ती से जो चित्त बनता है वो उसको सप्लाई करता है। तो जिसको हम मन कहते हैं, योग के अंदर मन शब्द नहीं है, अलग अलग धाराओं में मन शब्द है। योग के अंदर चित्त शब्द है। योग सूत्र पढ़ोगे तो मन शब्द कहीं पर भी नहीं है, हर जगह पर चित्त शब्द का, योगस चित्त वृत्ति निरोधन, हर जगह पर चित्त शब्द का उपयोग किया है। तो हमें चित्त शब्द समझना है। और चित्त का शब्द अर्थ एक ही है कि जो एक ऊर्जा तो बाहर से अंदर आती है, उसको चित्त कहा जाता है। तो मन एक जनरल टर्म है। एक्चुअली जो ब्रेन काम करता है उसको हम मन बोलते हैं। मेरे मन में विचार आया, ऐसा कह रहे हैं? मेरे मन में विचार कभी आता ही नहीं, विचार ब्रेन में आता है। मन तो एनर्जी है, उसमें सब कैसे आएगा? जैसे एक वायर होता है, तो उसमें अंदर जो तार होते हैं कॉपर के, वो ब्रेन है। और अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जो पसार करते हो करंट, वो चित्त है। इस तरह इसको समझना है। तो विचार हमेशा ब्रेन के अंदर बनते हैं, पर चित्त का सपोर्ट लेके बनते, बिना चित्त काम नहीं कर सकता है। तो जो हमारा सब प्रॉब्लम है ये ब्रेन से शुरू होता है, विचार प्रक्रिया। क्योंकि कल हमने देखा कि दो चीज़ गलत है, एक श्वास गलत चल रहा है और विचार प्रक्रिया गलत चल रही है, और दोनों का संबंध है। विचार का प्रभाव श्वास पर पड़ता है, श्वास का प्रभाव विचार पर पड़ता है। श्वास गलत चलेगा तो विचार हमेशा गलत ही होंगे, और विचार गलत चलता है इसलिए श्वास भी गलत चलता है। तो एक को सुधारेंगे तो दूसरे को सुधार सकेंगे। अब विचार को तो सीधा सुधार नहीं सकते, विचार को क्या करेंगे हम? पर श्वास को तो हम अनुभव कर सकते हैं, तो श्वास के ऊपर काम कर सकते हैं। विचार पर सीधा काम नहीं हो सकता। श्वास को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, रोक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं श्वास के ऊपर। तो उसके ऊपर से ऋषि मुनियों ने ये दोनों का संबंध देखा, तो इससे एक मार्ग बना, वो श्वास का मार्ग बना, प्राण का मार्ग बना। और इसमें से निकला ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। तो जो रिदम, जो पृथ्वी की रिदम है, उसका उपयोग करके हम
श्वास को स्लो बनाते हैं। 1 मिनट में 12 बार। क्यों 1 मिनट में 12 बार? प्राण 12 बार लेते हैं क्योंकि 1 मिनट में 12 बार प्राण अंदर आता है, बराबर है। तो ये श्वास स्लो होगा तो थिंकिंग जो है हमारा वो स्लो होगा। अब थिंकिंग की अभी रेट क्या है? इम्पल्स का रेट 1 सेकंड में 120। 1 सेकंड में 120 बनता है, बराबर। एक इम्पल्स आते हैं, उसमें से कुछ विचार बनते हैं, 50-60 विचार बनते हैं, तो उसको कम करना है। अब योग की शुरुआत यहाँ से होती है कि भाई किस तरह हमारा प्रॉब्लम का ये कारण यही है कि जो विचार फट 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 चलते रहते हैं और उसमें अच्छा बुरा सब कुछ आ जाता है। तो कम से कम विचार को कम करेंगे तो विचार को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, तो उसके ऊपर काम हो जाएगा। गुस्सा आता है तो इतनी स्पीड से आता है कि गुस्सा दिखाई नहीं देता है। गुस्सा आ जाने के बाद पता चलता कि मुझे गुस्सा आ गया। वो क्षण के ऊपर हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि इसकी स्पीड इतनी है। तो 3 स्टेप होगा तो ये सारी चीज़ों को हम स्लो डाउन कर पाएंगे। तो इसके लिए साइंस भी ये सब योग सूत्र के अंदर अलग भाषा में लिखा है। अब साइंस ने भी उसके ऊपर काम किया है। तो साइंस जो है साइंस ने क्या किया? एक इंस्ट्रूमेंट ढूंढा है, उसका नाम क्या? EEG, पता? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। वो क्या करता है? पल्स देखता है। पल्स नहीं, पल्स तो ये होगा, हार्ट रेट। वो वेव्स को होता है ब्रेन का, पल्स का नहीं। उसको ब्रेन वेव कहते हैं। ब्रेन वेव को मेजर करना है तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट साइंस ने बनाया है। बहुत पुराना होगा ये तो। ये EEG तो 50 साल उससे भी पुराना ये है और तब से ये लोग ब्रेन वेव का अभ्यास करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर की स्थिति, ब्रेन की स्थिति जाननी है तो कैसे जान पाएंगे? तो उसके वेव के हिसाब से जान पाएंगे। अब एक सामान्य व्यक्ति है और एक व्यक्ति ध्यान में बैठी है, तो दोनों के वेव फर्क होते हैं, पर कैसे जान पाएंगे? तो इंस्ट्रूमेंट से ये जान पा सकते हैं। अब कोई खाली आंख बंद करके बैठा बोलता है मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, पर अंदर तो चल रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो पता चल जाएगा ये तो खाली नाम का है मेडिटेशन कर रहा है, अंदर मेडिटेशन जैसे तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब अंदर तो चालू है। तो ये ब्रेन वेव्स है। ब्रेन वेव्स कितने हैं? अल्फा, बीटा, गामा। 4 टाइप के। कौन से 4? अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा। गामा नहीं, गामा नहीं। थीटा है, थीटा। गामा एक अलग चीज है। अल्फा, बीटा, थीटा। हाँ, बराबर। अब बीटा जो है उसके जो वेव्स चलते हैं उसका कितना वेव्स है 1 सेकंड में, उसका मेजरमेंट होता है। तो कितना है पता है किसको? बीटा मतलब क्या है कि अभी हम बैठे हैं और जो विचार चल रहे हैं उसको बीटा कहेंगे। एक सामान्य आदमी के सामान्य विचार चलते हैं वो उसको बीटा ही होता है। हाँ? और बीटा के कितने वाइब्रेशन होते हैं, मतलब कितना वेव्स होता है? 20। हाँ 60 to 20, 16 से 20 के उसके वेव्स चलते रहते हैं। और उसमें विचार कितने जन्मते हैं? एक आदमी सामान्य बैठा है, कितना विचार चलता है उसके अंदर 1 सेकंड के अंदर? बहुत। फिर भी 7200। मर जाएगा वो तो। 1 सेकंड 120। 70 to 100 एक सामान्य आदमी का 1 सेकंड के अंदर 70 से लेके 100 तक के विचार करते हैं, इतने फास्ट चलते हैं विचार। पर ये सब अंधेरे में है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता कि हमें इतना फास्ट विचार चल रहा है। अभी भी इसी समय आपके साथ चलते होंगे। जब आप सोचते हैं तो यही होता है,
सोच जितनी फास्ट इतना विचार फास्ट। तो ये इसको बीटा कहते हैं। अब थोड़ा 3 स्टेप किया, थोड़ा ध्यान किया, थोड़ा विचार को कम किया तो कौन सा आएगा? दूसरा अल्फा। अल्फा आएगा, अल्फा वेव्स। तो तुरंत हम मन को शांत करते हैं तो अल्फा वेव्स आएगा। तो जो बीटा में 16 से 20 थे, अब घट के वो फिर 4 से 16 हो जाएगा, उसके वेव्स कम हो जाएंगे। इसका पैटर्न को स्क्रीन के ऊपर ये कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कि देखो ये अभी बीटा में इतना चल रहा है, अभी उसने थोड़ा ध्यान किया तो अभी उसके घटने लगे, तो 4 से 16 के अंदर उसका आ गया, तभी वो अल्फा स्टेप में आ गया। उस समय उसके विचार भी कम बनते हैं, तो 30 to 60 विचार उसके बनेंगे उस दौरान। फिर और ध्यान करता है और गहराई में जाता है, और गहराई में जाता है तो थ्रेटा में जाता है। और थ्रेटा के अंदर 3.5 से लेके 7 तक उसके वेव्स चलते हैं। और उस दौरान विचार जो है सिर्फ 15 से 30 विचार अंदर उत्पन्न होते हैं। और लास्ट में कभी कभार वो तो एक डेल्टा है, वो तो एक समाधि जैसा है, तो वो तो सामान्य आदमी के लिए नहीं, कोई अच्छा साधक के लिए भी नहीं है। डेल्टा में तो कोई बहुत बड़ा योगी होता है वो डेल्टा में जाता है, तो वहाँ तो सिर्फ 1 से 3 वेव, एकदम थीन लाइन जैसे 1 से 3 वेव्स उसमें चलते हैं। और विचार 5 से 15 एक टूट के कभी, तो जो व्यक्ति ध्यान में है और विचार होते हैं तो हमारी तरह उसमें विचार नहीं होते हैं। विचार आते हैं तो जैसे ऊपर से ऐसे पसार हो जाते हैं, इस तरह हम यहाँ और प्लेन कैसे ऊपर से जाता है, इस तरह जो ध्यान गहरे ध्यान में होता है, समाधि में होता है, तो उसको लगता है कि दूर से विचार कुछ चल रहा है, एक इम्पल्सिव जा रहा है, ऐसा कोई उसमें वर्ड नहीं होते वो विचारों के। हमारे अंदर जो बीटा चलता है तो उसमें वर्ड होते हैं। विचार 2 टाइप के, वर्ड वाले और बिना वर्ड के। सामान्य रूप में हमारे जो विचार चलते हैं वर्ड्स के होते हैं। आपकी जो भाषा है वो भाषा में हमेशा आपके विचार चलते रहेंगे। तो ये मेन 4 प्रकार के वेव्स है, और ये 4 प्रकार का वेव्स को जानना हमें इसलिए जरूरी है कि जब तक आप बीटा में जीते रहोगे तब तक न कुछ ध्यान होगा, न कुछ स्टेप होगा, न कुछ होगा। तो अब हमें अल्फा तक जाना है, और इसके लिए हमें टेक्निक का उपयोग करना है। और एक सबसे आसान टेक्निक ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग है। तो जितनी आप गहराई से करोगे, आधा घंटा शांति से किया तो आपका एकदम अल्फा के ऊपर तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और शायद आप और गहराई से करो तो थ्रेटा तक आप जा सकते हो। तो ये 3 स्टेप का अभ्यास इसीलिए जरूर है कि हम साइंटिफिकली हमारे विचार को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इसका हमें प्रमाण भी मिलता है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में। और दूसरी चीज़ जो है वो रिलैक्सेशन की। आप जितना रिलैक्स रह पाओगे नॉर्मल कोर्स में या फिर कोई टेक्निक का सहारा लेके, इतना जो है वो आप जल्दी अल्फा के अंदर चले जाओगे। तो जैसे हम ATR एक्सरसाइज करते हैं तो ATR का साइंस बहुत गहरा है। अगर ATR साइंस ढंग से करेंगे और इसमें रिलैक्सेशन को क्रिएट करेंगे तो ATR के दौरान ही आप अल्फा में जा सकते हैं, बराबर। और दूसरा जो हम कॉन्शियस स्लीप करते हैं, तो अच्छी तरह कॉन्शियस स्लीप करते हैं तो उसके दौरान भी हम अल्फा के अंदर जा सकते हैं। दूसरी एक नेचुरल स्टेट भी बनती है कि रात को जब हम सोते हैं, कभी कभी कोई लोगों को दिन में भी नींद आती है, हॉल में भी नींद आ जाती है, पर वो लोग जल्दी अल्फा में चले जाते हैं। वो एक स्थिति बनाए हुए है। हाँ, तो वो ये स्थिति रात में होनी चाहिए जिसमें जागृति से निद्रा में हम जाते हैं तो बीच में का जो हिस्सा है वो अल्फा का, क्योंकि उस दौरान विचार टूटते जाते हैं, हम अनुभव करते हैं, सोते हैं तो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस ब्रेन है, वो काम करना कम होता है और सबकॉन्शियस जागृत होता है।
कॉन्शियस ब्रेन कम होता है, तो वो बीच में की स्थिति जो है वो अल्फा की स्थिति जन्म। तो कुदरत भी हमें वहाँ सपोर्ट करती है, पर हम इसको कॉन्शियसली करना है, हमें वो अल्फा का स्टेज कॉन्शियसली लेना है, बराबर। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। प्रिज्म करते हैं तब उसके दौरान भी हमारा विचार कम हो जाता है, तो अटेंशन को कहीं फोकस करते हैं तो भी हमारा विचारों को हम कम कर सकते हैं, अल्फा में जा सकते हैं। और कोई लोग जो मेडिटेशन, कोई दूसरी टेक्निक से भी मेडिटेशन करते हैं, जैसे कि श्वास को देखना या अलग रूप से, तो उसके द्वारा भी अल्फा के अंदर जा सकते हैं। तो इतना इस तरह ये जो है वो 4 स्थिति है सामान्य मनुष्य के लिए, और इसमें बीटा और अल्फा ये 2 स्थिति जो है, एक बीटा सामान्य है और अल्फा साधना की है। इतना अभी हमें ध्यान में रखना है। अब तावैया जी ने इसके ऊपर एक पेपर लिखा हुआ है, उसमें क्या कहते हैं वो हम पढ़ेंगे और वो खुद क्या कहते हैं उसको समझेंगे। ये 92 के अंदर उन्होंने एक बॉम्बे में जो लेक्चर देते थे वो दिया था, 26 मार्च 1992। ठीक है, तो पढ़ते हैं और समझते हैं। फ्रॉम आवर नोट्स ऑफ जनवरी फरवरी 1992 ऑन पेज नंबर 2 वी रेफर 12 वी टॉक अबाउट स्लोइंग डाउन थॉट फॉर्मेशन। तो जनवरी फरवरी में उन्होंने जो दिया था उसके अंदर उन्होंने इसके बारे में पहले बताया था कि थॉट फॉर्मेशन मतलब विचार जो बनते हैं इसको किस तरह स्लो डाउन किया जाता है। टू अचीव दिस देयर इज एन एक्सटर्नल आर्टिफिशियल मेथड। इसको कम करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो एक आर्टिफिशियल मेथड बन गई है। इस तरह जो करते हैं बाहर से वो आर्टिफिशियल मेथड है। सच ए मेथड इज नॉन स्ट्रक्चरल बिकॉज द इंडिविजुअल डज नथिंग टू ब्रिंग इट अबाउट। ये नॉन स्ट्रक्चरल, तो एक स्ट्रक्चर की अंदर से अपने अंदर से कुछ उत्पन्न होता है और वो डाउन होता है, और दूसरा नॉन स्ट्रक्चरल में हम बाहर से कुछ सपोर्ट लेके उसको डाउन करने का प्रयत्न करते हैं। Such a method is non-structural because the individual does nothing to bring it about. Modern day scientific instruments are able to reduce the brain cycle. तो मॉडर्न साइंस में भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने हैं जो ये ब्रेन वेव साइकिल्स को कम करते हैं। बीटा है तो बीटा से अल्फा हो सकता है। Which indicate the rate of flowing river of thought. In other words, when cycles reduce, they also reduce the rate of which thought normally form and flow. तो वेव और थॉट ये दोनों साथ साथ, जैसे हमने देखा कि बीटा के अंदर 16 से 20 वेव्स चलते हैं, तो उसके सामने विचार चलते हैं हमारा 70 to 100, तो ये दोनों पैरेलल चलते हैं। अब जो अगर रिड्यूस करेंगे तो दोनों साथ में रिड्यूस होंगे। बीटा में इतना है तो अल्फा में जब रिड्यूस होगा तो वो कम होगा, तो वेव्स कम होगा तो विचार भी इसके साथ में कम होंगे। But by such artificial means, thought's rate is reduced in 3 further stages from the one normally existing. तो हमने देखा नहीं, नॉर्मली एग्जिस्टिंग है बीटा, और उसके अलावा 3 यहाँ उन्होंने नाम नहीं दिया है पर इंडिकेट ये चारों का कर रहे हैं। नॉर्मली द ह्यूमन ब्रेन जनरेट्स बीटा साइकिल वेव्स। The other 3 waves generated by A, as stated above, by external help, and B are generated by the individual consciously as per yoga abhyas, more as per yoga sutras of sage Patanjali. तो बीटा साइकिल तो एक नॉर्मली चल रहा है, उसके लिए तो कुछ करना है नहीं। अब दूसरी जो
वेव्स है उसके लिए दो मेथड है, एक एक्सटर्नल हेल्प से के द्वारा और दूसरा योगाभ्यास के द्वारा। योग के अंदर जो टेक्निक दी है उसको जब हम कॉन्शियसली फॉलो करते हैं तो उसके द्वारा भी हम अल्फा थीटा इसमें नीचे जा सकते हैं। अब ए मतलब जो एक्सटर्नल हेल्प है उसके बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल हेल्प या ए इज कॉल्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड, नॉन डिसिप्लिन, बिकॉज इवन आफ्टर जनरेटिंग देम they do not form the structure of the individual and soon will evaporate। अब गड़बड़ क्या होती है कि एक्सटर्नल हेल्प लेके आपने कुछ किया और उसको डाउन किया, बीता है, बीता में आप बैठे अभी कुछ प्रैक्टिस किया और आपने अल्फा में गए, पर ये नॉन स्ट्रक्चरल है तो क्या होगा कि जैसे मशीन बंद किया फिर आ गए बीता के अंदर। मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में अल्फा क्रिएट किया, जैसे खड़े हो गए गया अल्फा। तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये नॉन स्ट्रक्चरल, नॉन डिसिप्लिन है। जब अंदर से ये चीज़ बनेगी, अपना स्ट्रक्चर में चली जाएगी, तो फिर कोई एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी इवोपरेट शब्द बहुत अच्छा, इवोपरेट शब्द यूज किया, मतलब जल्दी उठ जाता है। अब दूसरा जो स्ट्रक्चरल बनता है तो क्या, बी इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन बिकॉज व्हेन जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल कॉन्शियसली फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल एंड रिमेन्स विद द इंडिविजुअल। अब वो कुछ भी करता है, खाता है, पीता है, चलता है, पर उसकी वो स्थिति, ये स्थिति की बात है। अगर आप अल्फा या थीटा में जाते हैं, थीटा में, तो वो स्थिति बनती है, उसको वो लोग मेंटेन कर सकते हैं। इसको हम अवेयरनेस के साथ में भी जोड़ सकते हैं। ये सब एक्चुअली अवेयरनेस का भी पार्ट इसको कह सकते हैं कि जो एकदम सरफेस लेवल की, लोअर लेवल की अवेयरनेस है वो बीटा अवेयरनेस है। जब अवेयरनेस राइज होती है तो हम अल्फा में जाते हैं, उससे और राइज करेंगे तो फिर हम थीटा में और लास्ट में डेल्टा में भी जा सकते हैं। तो ये अवेयरनेस का ही एक ये है, अवेयरनेस कितनी है वो आपको बताती है। पर ये यहाँ क्या कहते हैं कि जब ये अवेयरनेस एस्टैब्लिश हो जाती है एक स्टेज के ऊपर, तो आप कायम के लिए फिर अल्फा में या फिर डेल्टा के अंदर, जैसे योगी लोग जो होते हैं वो हमेशा फिर वो कुछ कामकाज भी करते हैं, बात भी करते हैं, तो भी उनका वो स्टेज डाउन नहीं होता है। तावड़िया जी की भाषा में डायग्राम में कहे तो 3A और 3B, उसके अंदर ये 3A के अंदर ये स्थिति बनती है। बीटा में ऊपर इंटू रहेगा, बीटा, हाँ बीटा में डायग्राम बन रहेगा। हाँ, बीटा में डायग्राम बन, ऊपर इंटू, ऊपर इंटू। We should now begin systematically. Scientific yoga practices mean that if the same techniques and practices are followed by 10 persons, each must get the same result. साइंस का मतलब क्या? साइंस का कोई भी प्रयोग है, वो यहाँ करो, अमेरिका में करो, वो उत्तर ध्रुव पर करो, दक्षिण ध्रुव पर करो, उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, उसको साइंस कहते हैं। तो साइंटिफिक योगा भी वही है। रिफाइनिंग यहाँ करो, अमेरिका में करो, अलास्का में जाके करो, कहीं पर भी करो, इसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो वो साइंटिफिक योगा है। Besides, this Yoga Sutra of Sage Patanjali are scientific because modern day scientific progress confirms what was expressed ages ago by Sage Patanjali। तो ये पतंजलि, हमने जैसे कि अवेयरनेस के बाद, ये पतंजलि के ये शब्द मॉडर्न साइंस के, बीटा और ये सब वगैरह, अब उसके अंदर पतंजलि ने शब्द जो यूज किए हैं वो अलग रूप में किए हैं। जैसे कि चित्तवृत्ति निरोध, तो ये भी हो गया ना कि भाई आप चित्तवृत्ति निरोध तो कम से कम थीटा में तो चले गए, थीटा में जाओगे तो चित्तवृत्ति निरोध होगा ना, है ना, इतना तो जाना पड़ेगा चित्तवृत्ति निरोध के लिए। तो पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध शब्द यूज किया, इन्होंने थीटा शब्द यूज किया। तो जो एजिस एगो हमारे शास्त्रों में कहा था, साइंस आज इसको खाली कंफर्म कर रहा है। साइंस कोई नई बात नहीं कर रहा है, कुछ नया नहीं ढूंढा है साइंस में,
जो ये सब सारा था ही हमारे शास्त्र, पर अलग शब्द थे उसके अंदर। अब जैसे एक शब्द है तुरिया, तो तुरिया शब्द जो है वो एक समाधि का पर्याय है, तो डेल्टा के साथ में हम उसको शायद रख सकते हैं कि तुरिया की स्थिति है वो डेल्टा की स्थिति। तो आज का साइंस ये शब्द यूज करता है, एजिस एगो वो शब्द यूज किए जाते थे। तो आज तो हमें कंफर्मेशन मिलता है ऑन द कॉन्ट्ररी कि वो जो कहा था वो गलत नहीं था, या कुछ ऐसे वैसे ही नहीं कह दिया था। द बॉडी ब्रेन सिस्टम इज पेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझना है। द बॉडी ब्रेन सिस्टम इज पेन। पेन मतलब दुख, बिकॉज इट इज द सीट ऑफ पेन। बॉडी ब्रेन सिस्टम खुद उसकी सीट है। द सेंसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड परसेप्शंस लीड टू सफरिंग। जो है हमारे अंदर, आंख से देखते हैं तो भी फिर दुख, कहीं ना कहीं से दुख आ जाएगा। सेंसेस है, ऑब्जेक्ट है, बाहर का वही पदार्थ है, या इवन जो हमारा परसेप्शन है देखने की, जिसको हम दर्शन कहते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली जो है वो पेन ही लाता है। इवन प्लेजर इज पेन। जो चीज़ हमें शुरुआत में प्लेजर लगती है वो भी पेन है। जब खाते पीते हैं तो बहुत मजा आता है, एकदम हमें खुशी होती है, पर अल्टीमेटली वो बन जाता है पेन। तो जगत में जो बाह्य पदार्थ है वो पेन ही देने वाले हैं। वो टेम्पररी सुख देते हैं, पर वो एवापोरेट हो जाता है, वो सुख टिकता नहीं है, क्योंकि बाहर का आधार लिया हुआ है सुख के लिए। खाना हो, पीना हो, घूमना हो, पिक्चर देखना हो, सब बाहर का आधार है। तो बाहर का आधार जब खिंच जाता है तो फिर से पेन, अंदर की स्थिति जो दुख की स्थिति है वो ही फिर रिपीट हो जाती है। तो ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना चाहिए। जब हम भोग के पीछे भागते हैं तो ये बात हमेशा समझना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, मुझे अभी आनंद दे रहा है, पर ये टिकने वाला नहीं है। ये एक अंडरस्टैंडिंग तो हमेशा बननी चाहिए, चाहे हम कुछ भी करें। पैसा कमाओ, जितना कमाना है कमाओ, पर ध्यान में रखना कि ये साथ में पेन भी लाएगा। सुख भी देगा पर पेन भी लाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग जीवन में बहुत काम की चीज होती है। तो आप बुद्ध का टीचिंग देखोगे। थैंक यू। बुद्ध का टीचिंग का फंडामेंटल क्या है? उसने कुछ भी आत्मा परमात्मा की बात ही नहीं की। उसने सारा का सारा जो है वो दुख के ऊपर लिया है, और दुख की आत्यंतिक मुक्ति, उसके बारे में जो कुछ करना है वो करना है। तो उसने अल्टीमेटली तो अगर दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी तो फिर आत्मा की स्थिति बनेगी, पर आत्मा परमात्मा का शब्द का उसने यूज नहीं किया। दूसरा पेन शब्द जो है वो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक पेन जो है वो नया कर्म पैदा करता है। પરિણામ સ્થાપ્ય દુઃખે ન સુખે ન વિવેકી. વિવેકીને ખબર છે સુખ જ દુઃખ છે અને દુઃખ જ દુઃખ જ છે. આખું સૂત્ર છે ને એના પર રેફરન્સ है। और गीता में भी ये कई बार आता है इसका, जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति का जो श्लोक है उसके अंदर वो स्थित प्रज्ञ वो जानता है ये दुख है, जो दिखता है सुख पर वो है दुख, इसलिए वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहता है। The three principal causes or sources of suffering are one physical, ये समझने जैसा है।
सोर्सेस क्या है सफरिंग का, दुख का? पहला फिजिकल, शरीर, दूसरा इमोशनल, मेंटल, तो हमारा भाव और हमारा मन, और तीसरा कॉस्मिक और हेवनली, कभी बाहर से भी आते हैं। So a human being is not only anxious but is engaged in getting rid of pain and escape from suffering. The methods he may follow may or may not be correct. तो 3 प्रकार से ये दुख आते हैं, ये तो हम जानते हैं। शरीर बीमार होता है तो उसका सफरिंग आता है। फिर इमोशन और माइंड का तो बहुत हर समय उसका तो चालू ही रहता है, उसका सफरिंग। जैसे कल हम बताना इमोशन सॉफ्ट इनटू मेमोरी, तो हमारी मेमोरी अभी इतनी इमोशनल वाली हो गई है, छोटी छोटी बात में दुख लगता है। उसका कारण क्या है? ये मेमोरी इमोशन वाली हो गई। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों नहीं किया, उसने मुझे ये क्यों नहीं दिया। तो मेमोरी इतनी एकदम गलत रूप में ये हो गई है, एकदम इमोशन में डूबी हुई रंगी हुई हो गई है, तो वो तुरंत उभर के ऊपर आ जाती है और आदमी उसमें फंस जाता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि मैं फंस गया इधर। तो ये दुख का सबसे बड़ा हमारा 90% दुख तो जो है इमोशनली है। आप ऑब्जर्व करोगे दिन भर में, तो मुझे ये नहीं मिला, मुझे उसने ऐसा नहीं कहा, ऐसा है, बस में सीट अच्छी नहीं मिली। हर समय कुछ ना कुछ अंदर एक इनसेटिस्फेक्शन अंदर रहता है और वो दुख क्रिएट करता है, और ये फिर आगे जाके वो फरियाद का कारण बनता है। अंदर ही खाली नहीं, फिर हम जब तक बोलेंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं, तब तक हमें चैन भी नहीं पड़ेगा। उसको ऑर्गेनाइजर को बोलेंगे कि भाई तुमने कुछ बस ठीक नहीं किया है, ये सब कैसा है, और ऑर्गेनाइजर बोलेंगे नहीं, फरियाद नहीं करेंगे, तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम जो है इमोशन की, तो इसके ऊपर हम शायद ही काम करते हैं। उसको जैसे कि होता है तो होने दो, जैसे चल रहा है ऐसे। इमोशंस के ऊपर कुछ काम करने का प्रयत्न हम नहीं करते। कम से कम करेक्टिव भी आप सही ढंग से 2 महीने तक करते हैं तो काफ़ी इमोशंस के ऊपर आपका काबू आ जाएगा। इमोशंस करेक्टिव मेथड और करेक्टिव एक्सरसाइज, ये दोनों करेंगे तो भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। जो छोटी छोटी बात में जो बुरा लगना, जो हमारा स्वभाव बन गया, वो बहुत कम हो जाएगा, पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। The mere fact of existing in time, that is, have a term of life, implies suffering. Term of life suffering here, जो जीवन जा रहा है, जीवन के अंदर कितना 95% तो दुखी होगा, शायद 5% दुख सुख मिलता होगा। In contrast to other living beings, including God, man alone has the possibility of rising above his position and abolish suffering. इतनी सुंदर बात की है। पूरा क्रीचर से, भू से लेके स्व तक, जितने भी किंगडम से, सिर्फ और सिर्फ मानस के अंदर ही, इंसान के अंदर ही ये संभावना डाली हुई है कि ये सफरिंग को ओवरकम कर सकता है। यहाँ तो गॉड को, मतलब कि हेवन में जो देवता है, उसको भी मना किया है, उसको भी संभावना नहीं है, उसको भी अच्छा तो अच्छा भुगतना पड़ता है। हेवन में गए तो अच्छा है, तो भुगतो इसको, उससे बाहर नहीं निकल सकते आप। तो सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही एक मौका दिया जाता है कि सुपर सफरिंग से निकलना है, आप इसका मेथड फॉलो करो, सफरिंग से निकल सकते हैं। तीसरे किसी ना प्राणी को तो कोई सवाल ही नहीं है, बेचारा उसको तो सफरिंग में ही जीना पड़ता है। न कोई उच्च प्रकार की आत्मा है, उसको भी नहीं, देवों को भी नहीं, पर जिसने शरीर धारण किया है, फिजिकल बॉडी, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी संभावना भगवान ने इतनी कृपा की है कि ये सफरिंग से आदमी
उठ सकता है। This is a certainty of a means of putting an end of suffering. एक सर्टेनिटी है यहाँ कि अगर सफरिंग का अंत करना है तो एक संभावना है, एक सर्टेनिटी हमारे अंदर दी हुई है। One is not left to despair or pessimism. कोई दुखी होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है, निष्क्रिय होने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रयत्न करते हैं तो सफरिंग से मुक्त हो सकते हैं। टोटल लिबरेशन फ्रॉम ऑल सफरिंग इज द बेसिस ऑफ योगा अभ्यास एंड इन पर्टिकुलर योगा सूत्र ऑफ सेज पतंजलि दिस सिस्टम डील्स विथ ब्रेन एंड माइंड सिस्टम, इट्स फंक्शंस एंड इट्स कंसर्न। तो योगाभ्यास ऐसी चीज़ है कि जिसके द्वारा हम सफरिंग से टोटल लिबरेट हो सकते हैं, सब कंप्लीटली मुक्त सफरिंग से हो सकते हैं। और एक योगाभ्यास में इतनी एक संभावना है। और पतंजलि की जो ये सिस्टम है वो बॉडी ब्रेन मतलब बॉडी और माइंड दोनों के को डील करती है और इसके फंक्शन जो है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ब्रेन और माइंड के फंक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है योगा अभ्यास के द्वारा। योग इज स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन कंडीशनिंग ऑफ द बॉडी ब्रेन सिस्टम इन्वॉल्विंग टाइम एंड लेबर विच डिस्करेजेस मैनी पीपल। यानी भाई अपनी बात आई फरीदी माचू सांभरो। योग इज स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन कंडीशनिंग ऑफ द बॉडी ब्रेन सिस्टम इन्वॉल्विंग टाइम एंड लेबर मेहनत विच डिस्करेजेस मैनी पीपल। આ બધું કરવું પડે તેનો કંટાળો આવે, ડિસ્કરેજ કરી નાખે કે કોણ સવારથી ઉઠીને આ રિફાઇનિંગ કરો ને 3 સ્ટેપ કરો ને લેબર કરવી પડે છે એ માણસોને એટલે યોગ કરતા નથી। કેટલા માણસો આવે, 100 માણસ આવતા હોય એમાંથી 5 માણસ ચાલુ રાખે, બનતાનું ખરી પડે। કારણ કે મહિનો કરે પછી એમ થાય પછી ડિસ્કરેજ થવા માંડે ધીમે 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 હવે બહુ થયું, હવે ન્યુટ્રલ બિલ આવી જાય। When the organs and glands of the body are diseased, there is a change in the vibratory state, that is resonance of the tissues resulting in disturbances in the total body brain energy level. જ્યારે આપણી અંદર શરીરની અંદર રોગ આવે છે આપણી સિસ્ટમની અંદર તો આપણા જે સેલ્સના વાઇબ્રેશન છે ને એ બદલાઈ જાય છે। એક હેલ્ધી સેલ્સ હોય એના જે વાઇબ્રેશન્સ હોય છે એ સારા હોય છે, એને લીધે માણસમાં કામકાજ કરવાનો ઉત્સાહ ને બધું હોય। अब जो ડિસીઝ આવે એટલે વાઇબ્રેશન છે એ સેલ્સના અને બોડીના ટિશ્યુઝના ને એ બધાના એ ડાઉન થઈ જાય આની અંદર આપણે, અને એની સાથે એનર્જીનું લેવલ બી ડાઉન થઈ જાય। એટલે પહેલું જે સફરિંગ આવે છે એ આ બોડી લેવલથી આપણું ચાલુ થાય છે અને એનું કારણ આ વાઇબ્રેશનનું વધવું છે। સેલ્સ in the living body possesses great sensitivity and selectivity to specific magnetic and electromagnetic field. આપણા સેલ્સ જે છે શરીરના દરેક ઓર્ગનની અંદર લાખો સેલ્સ છે, બ્રેનના પોતાના સેલ્સ છે, એ બધી લિવિંગ એન્ટિટી છે। આપણે એમ કહીએ કે આ એક માણસ તો આ જીવતો માણસ છે, તેમ સેલને માટે બી કહી શકીએ કે આ જીવતું અંદર કંઈક છે, સબસ્ટન્સ છે, જીવતું સબસ્ટન્સ। કારણ કે એક માણસ જે કંઈક કરે તે બધું જ સેલ કરે છે। એક માણસનું આયુષ્ય છે, જીવે છે, ખાય છે, પીએ છે, પ્રોડ્યુસિસ કરે છે, જનરેટ કરે છે, એ બધું જ એને બી એનો વારસો બી એ ઊભો કરીને જાય છે, મતલબ એની પેઢી બર પેઢી એ બી ચાલુ છે। એટલે દરેક સેલ છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી આખું એક એન્ટિટી છે સ્પેસિફિક। એવા કરોડો અબજો સેલ ભેગા થઈને આપણે માનસ બની છે। એટલે આપણી અંદર કરોડો અબજો માણસો જીવતા પડેલા છે। हिंदी सर, हाँ हिंदी सेल, गुजराती सेल आ गया, गुजराती में है? गुजराती सेल में आ गया, हिंदी सेल में रहना है, हिंदी बोलना है। गुजराती में बोलता है। हिंदी में
मैं हिंदी गुजराती में बोला, हाँ आपसे बात हुई थी। मेरे सेल को पता ही नहीं चला। सॉरी सर, सॉरी, कब से गुजराती चालू? ये जाने माने सेल चेंज किया इधर से, इधर रिमोट रखे उन्होंने। आप इस तरफ देखा सर, उसी टाइम चालू किया था, उस तरफ देखा था, उसी टाइम शुरू किया था। तो आपने बोला नहीं कि आ जाओ? ये समझ में आती है सर, तावरिया सर से गुजराती समझते हो? थोड़ी थोड़ी तावरिया सर। तो चलता रहेगा। नहीं, यहाँ यूट्यूब वाले तो देखना पड़ता है ना हमें कि वो हिंदी समझे। वो ऊपर का पैराग्राफ भी आप जाते हैं ना समझते हैं। हाँ, वो तो कहा था कि डिस्करेज हो जाता है आदमी, ये सब रोजाना करना पड़ता है, इसलिए आदमी डिस्करेज हो जाता है और फिर छोड़ देता है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इसी कारण, क्योंकि इसमें लेबर है, यहाँ लेबर शब्द यूज़ किया ना, मेहनत करनी पड़ती है। और स्वभाव क्या है, कल कैसे बात करते हैं ना, लीस्ट रेजिस्टेंस, पार्ट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। हमारा जो स्वभाव है वो आसानी ढूंढता है कि क्या आसानी क्या है। तो सुबह में एक्सरसाइज करना आसान है कि आराम से पड़े रहना आसान है, तो वही ढूंढेगा। 6 बजे वाला टाइम क्या है? बढ़िया हो गया। तो ये लीस्ट रेजिस्टेंस स्वभाव बन गया है हमारा, इसीलिए उसके ऊपर थोड़ा उठ के करना पड़ता है। पर कई लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है, कुछ वैल्यू बन जाती है। कई लोगों की नीड भी होती है, जैसे कि कोई बीमार है और उसको कहते हैं कि भाई ये करो ठीक हो जाएगा, तो उसकी एक नीड होती है, तब तक वो सिंसियरली करता है। कई बार नीड खत्म हो जाने का वो लोग भी छोड़ देते हैं। पर किसी को इंटरेस्ट पड़ गया और चालू रखा तो उसका नसीब तो अच्छा है। और सेल के बारे में यहाँ बात है, तो सेल जो है वो ग्रेट सेंसिटिविटी को पोजेस करते हैं। हर सेल हमारे अंदर है, बॉडी के अंदर, वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है हर सेल, और वो उसके अंदर एक हायर प्रकार की एक बहुत सेंसिटिव होते हैं हर सेल। और सेल्स की भी पॉसिबिलिटी है इवोल्यूशन की। सेल्स इवॉल्व होते हैं तो हम इवॉल्व होते हैं। हम इंडिविजुअल लेवल पर हम कहते हैं कि मैं इवॉल्व, मनुष्य इवॉल्व, पर मनुष्य इवॉल्व नहीं होता है, सेल्स इवॉल्व होते हैं उसके अंदर के। तो सेल्स इवॉल्व हो है तो वो मनुष्य खुद इवॉल्व होता है। उसका अंदर का, जिसको हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो स्ट्रक्चर के अंदर भी जो सेल्स है वो ये हो जाते हैं। जिसको हम रेशियो में कहें तो 2:5:1, वो भी सेल्स का ही रेशियो है। ये सब एक रूप में समान सब जुड़े हुए हैं। और उसके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हर सेल का। तो सेल के जैसे फिजिकल बॉडी है तो उसका अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसी तरह टाइनी छोटा से छोटा सेल है उसके भी आजू बाजू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। लिविंग सेल्स रिक्वायर वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, उसको थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है। लिविंग सेल है, उसको जीने के लिए थोड़ी एनर्जी मिल जाती है, जो हम खाते पीते हैं उसमें से जो मिलती है, तो उसमें से जो थोड़ी एनर्जी मिल गई तो उसका काम होता है। पर इसका आयुष्य बहुत कम होता है। कई सेल्स का तो घंटों का ही होता है, कुछ घंटे का आयुष्य होता है, कोई सेल्स का दिनों में आयुष्य होता है, इसका लंबा आयुष्य नहीं होता है। पर दूसरा जनरेट हो जाता है। अब अभी एजिंग कहते हैं, तो एजिंग क्या है? सेल्स की बंद हो जाता है। सेल्स का प्रोडक्शन जो है जब हमारी उम्र कम होती है तो बढ़ता है। 25-30 साल तक प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और मरने वाले कम होते हैं, इसलिए हम जवान होते हैं। अब 30-35 के बाद में मरने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और जन्मने वाले कम हो जाता है, तो वो एजिंग होता है। एजिंग में और कुछ नहीं, सेल्स हमारे कम होते जाते हैं बॉडी के अंदर, नए जन्म लेते हैं पर कम जन्म लेते हैं, उसको एजिंग कहते हैं। तो जवान रहना है तो और सेल्स को बढ़ाओ, जिंदा करो। और every system of the body can be activated and balanced from external as well as internal sources. Energy
transfer can take place according to the laws of resonance. Resonance is an energy exchange between two bodies when their vibratory fields are of very similar frequency range. रेजोनेंस का मतलब क्या? रेजोनेंस उत्पन्न करना है। उत्तर उत्तर वो तो इको है। रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी हाँ एक दूसरे टच में आने के चेंज होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी એ તો અહીંયા લખ્યું છે પણ રેઝોનન્સ ને આપણે क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिज्म, वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिज्म। हमारे समय में हम कॉलेज में जब पढ़ते थे ना तो फर्स्ट ईयर साइंस में हमारा एक ये होता था, एक्सपेरिमेंट होता था, प्रयोग होता था। तो उसमें फोर्क आता था, वो फोर्क को अगर हम जोर से डालते हैं उसको जमीन के ऊपर, और एक ये कट ट्यूब रहता है तांबे का, कॉपर का, और वो जब उसकी वाइब्रेशन और कॉपर का जो जब सटना है तो अंदर से एक एनर्जी क्रिएट होती है, ऐसे आवाज आता है, तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। बराबर। तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी एक हो गई और एक का एनर्जी खड़ी हो गई आवाज की। ये हमारा जब फिजिक्स में हम ये सीखते थे कॉलेज में। इन शॉर्ट ये कहना ये चाहते हैं कि बॉडी का अपना एक रेजोनेंस होता है और एस्ट्रल बॉडी का अपना रेजोनेंस होता है। अब ये दोनों को सिमिलर करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को सेम करना बहुत जरूरी है। कंपन शब्द रणकार कंपन એવું કંઈ સમજી પણ પડઘો નથી, વાઇબ્રેટ જે થતું હોય ને વાઇબ્રેટ થતું હોય ને એ રેઝોનન્સ છે। So resonance is an exchange, energy exchange between two bodies, physical earth, when their vibratory fields are of very similar frequency. तो ये रेजोनेंस उत्पन्न करना जरूरी है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं और आप देखोगे, मानो कि आपने आधा घंटा अच्छी रिफाइनिंग की और उसके बाद में 3 स्टेप करते हो तो आप ये रेजोनेंस नहीं फील कर पाओगे, रेजोनेंस को फील कर पाओगे। तो ये जब अच्छी साधना कोई भी प्रकार की होती है तो आप रेजोनेंस को फील कर पाओगे। आपका कोई है अनुभव रेजोनेंस का? उनका तो बहुत है। એટલે એ આગળ સાહેબ એમ કહે છે આમાં કે આપણા જે સેલ વાઇબ્રેટ થાય એ ચોક્કસ માત્રામાં માનો 12ના વાઇબ્રેટ થાય તો એ એસ્ટ્રોમાંથી 12ના જે કનેક્શન છે ને એ પ્લસ કે માઇનસ, એટલે હું ગુસ્સામાં છું અને મારા 12ના વાઇબ્રેટ થાય તો એ 12 છે ને એ તે ટાઈમે ઇનપુટ થાય અને આપણો જે ગુસ્સો કદાચ જમ્પ મારતો હોય અથવા એ વખતે જ્યારે એ આપણને એવું થાય કે હું જોઉં છું કેમ ગુસ્સો આવે, પણ તે પ્રોસેસ ચાલતું હોય, સેલની જોડે જોડે ગોળ રાઉન્ડ ફરતું હોય અને પેલી બાજુથી એસ્ટ્રલમાંથી ઇનપુટ થતું હોય। સાહેબ કહે છે કે એ બે જ્યારે મેચ થાય છે ને ત્યારે સેલમાં એનર્જીની એન્ટ્રી થાય છે। तो जब भी कोई नेगेटिविटी जन्मती है तो एस्ट्रल में से रेजोनेंस क्रिएट होते हैं और वो फिजिकल के सेल के अंदर आते हैं और फिर बॉडी के बाहर चले जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं। Based on this important law of resonance, the energy field
of the physical body is brought to the level of energy field of the astral molecular body for transfer to light energy from the astral or molecular body to the physical body by maintaining a rhythm and constant speed of breath intake in the physical body as well as prana intake in the astral or molecular body by the help of 3SRB. अब दोनों को अगर हम रेजोनेंस को मैच करना है, दोनों को इक्वल बनाना है फिजिकल और एस्ट्रल को, तो एक तो 3SRB का हम हेल्प ले सकते हैं। दूसरा प्राण का इंटेक अगर सही ढंग से आता है एस्ट्रल के अंदर, तो जो एस्ट्रल का जो रेजोनेंस है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और एनर्जी का ट्रांसफर भी फिजिकल टू एस्ट्रल एंड एस्ट्रल टू फिजिकल, दोनों का एनर्जी का ट्रांसफर भी उसके अंदर ये लॉ रेजोनेंस का जो लॉ है उसके अंदर ये सारी चीज़ अपने आप में बनती है। पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो पर्टिकुलरली उसको हम बना सकते हैं। दोनों को इक्वल करना है तो प्रैक्टिस से वो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। नाद का भी रेजोनेंस ही होता है। नाद जो है, नाद आप करते हो, ओमकार करते हो, तो रेजोनेंस ही क्रिएट करते हो ना। और ओमकार का नाद जो है उसमें हायर फ्रीक्वेंसी के रेजोनेंस आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के भी हो सकते हैं। लंबे समय तक पर्टिकुलर साउंड में करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेंस होता है। इसलिए तो व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है। जैसे रेजोनेंस बढ़ते हैं तो एक शांति की फीलिंग तुरंत आने लगती है। जितने रेजोनेंस कम होते हैं इतना सरफेस लेवल के ऊपर रहता है सब कुछ। तो रेजोनेंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो कल आपने जो बताया गायत्री जब करते हैं यहाँ से, तो वो भी रेजोनेंस के लिए है। आपका फिजिकल और एस्ट्रल का दोनों का रेजोनेंस बढ़ेगा जब गायत्री को हम पर्टिकुलर ढंग से वैसे वैसे बोल जाओगे ओम उसमें रेजोनेंस इतने नहीं बढ़ेंगे। उसको इसका जो नाद बात कहे तो नाद जब हम क्रिएट करेंगे यहाँ से तो नाद के द्वारा हम रेजोनेंस को बढ़ा सकते हैं। और फर्क पड़ता है वो से और इसमें बहुत फर्क पड़ता है। उससे वो फर्क पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फर्क ये है कि हम जो डे ड्रीमिंग में घुस जाते हैं, एकदम मैकेनिकल गायत्री होती है ग्रॉस, उससे बच जाएंगे। नहीं तो कि रात को जो लोग करते हैं वो बिल्कुल इतनी ये प्रकार की होती है, सामान्य प्रकार की, और मोनोटोनस रूप के अंदर होती है ना करे ऐसा। तो कम से कम हम वर्तमान में रहकर तो गायत्री करें तो उसका फायदा है ना। मन भटकता है और खाली बोल लिया तो क्या फायदा। इसीलिए ये देखो हमारा स्वभाव क्या है, हर चीज को मैकेनिकल बना देने का है। सोना जैसी चीज होगी उसको भी मैकेनिकल बना दे। इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखना कि करनी चीज एक ही है पर उसके अंदर वेरिएशन इंडिविजुअल लेवल पर लाना सीखना पड़ेगा। चाहे वो गायत्री है, रिफाइनिंग है, स्टेप है, आप बस एक ही ढंग से करते जाओगे तो एक दिन उब जाओगे और छोड़ दोगे। बोलोगे कि उसमें तो कुछ नहीं होता है, इतने सालों से कर रहा हूँ। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप मैकेनिकल बन गए हो, मैकेनिकली कर रहे हो। उसमें वेरिएशन थोड़ा ये ला देना है। टेक्निक नहीं बदलते हैं हम, स्टेप भी करेंगे पर उसमें थोड़ा सा ऐसा वेरिएशन ला देंगे। थोड़ा यहाँ से के बदले यहाँ से जरा ऊपर नीचे करेंगे, जरा श्वास का आना जाना कुछ करेंगे, स्लो करेंगे, जरा फास्ट करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे तो अटेंशन हमारा आ जाएगा। अटेंशन के साथ करना इसका मतलब ये कि मैकेनिकलनेस से हम बाहर निकल के करते हैं। ये बात ध्यान में रखना प्रैक्टिस करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैकेनिकल करते जाओगे तो एक दिन छूट जाएगा।
हर 15 दिन में इम्प्रूवमेंट। गार्डन में करते हैं लोग जाके, हो जाते हैं मैकेनिकल, बस बैठ जाओ कर लो, खड़े हो जाओ, उसमें कोई वेरिएशन नहीं लाते। किसी को ऐसा लगता नहीं कि मैं जरा और ढंग से करूँ, जरा ये करूँ वो करूँ, बस एक ढांचा पकड़ लिया और ढांचे में ही करते जाओ। अगर हम सही तरीके से करते हैं सर, हर 15 दिन में इम्प्रूवमेंट आता है माइंड के अंदर। हाँ अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं, हाँ, हर 15 दिन में इम्प्रूवमेंट महसूस फील होता है अंदर। महसूस फील होता है तो ही वो समझना कि ये अच्छी ढंग से हो रही है। मैंने पिछले 2 साल से ये इम्प्रूवमेंट महसूस किया है। बरोबर, अच्छा, हर 15 दिन में ये चेंज हो जाता है सिस्टम। बरोबर है। આપણું 3SR બી આખું રેઝોનન્સ પર છે। उसी से फिर दिल लगता है सर, आगे करने का मन करता है। वही तो होता है। सर आपने पेन के बारे में बात की ना, थ्री टाइप ऑफ पेन, फिजिकल, फिर इमोशनल, थर्ड वन है कॉस्मिक, क्या क्या है मेंटल। आसमानी सुल्तानी આપણે ત્યાં કે આસમાની સુલ્તાની है એટલે અહીંયા આગળ ની આસમાની એટલે આ બાढ़ आया, ये आया, तूफान आया, कैलेमिटीज, वो भी पेन तो है ना।